नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 27 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज बारिश की संभावना बताई जा रही है। तेज बारिश को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रशासन का बड़ा निर्णय है कि देहरादून समेत 3 जिलों में स्कूल जो है वो बंद कर दिया जाए। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि पूरे देहरादून में जो है बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तेज बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, 27 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है। आईएमडी की तरफ से 27 अगस्त को प्रदेश भर में तेज बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। इसके साथ ही कई राज्यों में येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। देहरादून समेत 3 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो जिस तरीके से लगातार कई राज्यों में बारिश हो रहे हैं, इसी बीच अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रशासन ने कई जिलों के स्कूल जो है वो बंद कर दिए हैं। उनका कहना है कि लोग जो है वो पूरी तरह से सावधानी बरते, बारिश में बाहर ना निकले। भूस्खलन, लैंडस्लाइड जैसी कई घटनाएं जो हैं वो लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं और इसी को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, कई राज्यों में, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ हालात है इस वक्त उत्तराखंड के, क्योंकि कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी करा है उसमें अगले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए ये कह सकते हैं कि बारिश को लेकर जो चेतावनी उनकी तरफ से जारी की गई है उसमें लोगों को सावधान रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर ऑरेंज और येलो अलर्ट कई जनपदों के लिए जारी करा। 3 से 4 जनपदों के लिए इस समय ऑरेंज अलर्ट जारी है, बाकी जनपदों में येलो अलर्ट यहाँ पर बारिश का रखा गया है। इस पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जनता को ज़्यादातर सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर होगी, क्योंकि लगातार जो हल्की बारिश यहाँ पर होगी उससे नदी नालों का जो जलस्तर होगा वो बढ़ के बढ़ने की संभावनाएं यहाँ पर होगी। ऐसे में लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा पहाड़ी जनपदों में जो लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि भारी बारिश के चलते कह सकते हैं कि पहाड़ों पर जो पिछले दिनों भी जो बारिश यहाँ पर हुई थी और उसके बाद मौसम जिस तरीके से साफ रहा है, फिर से जो बारिश हुई है उससे लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है। कई सड़कों के अवरुद्ध होने की सूचनाएं अब तक यहाँ पर मिल रही है। आप उत्तरकाशी की बात कर लीजिए, चमोली की बात कर लीजिए, देहरादून का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की बात कर लीजिए, या फिर टिहरी जनपद की बात कर लीजिए, अभी भी इन जगहों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर चल रही है। और जिस प्रकार से बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी यहाँ पर किया गया था वो सच साबित होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये कहा जा सकता है कि अगले कुछ घंटे उत्तराखंड के लिए सावधानी पूर्वक यहाँ पर रहने वाले, यानी भारी बारिश के दौरान जनता को और ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर होगी, क्योंकि पूर्व में भी ये कह सकता है कि जिस प्रकार से उत्तरकाशी या चमोली में भारी आपदाएं यहाँ पर देखने को मिली थी उससे जनता इस समय डरी सहमी सी नजर आ रही है। उसके बाद पहाड़ों के कई ऐसे वीडियो यहाँ पर देखने को मिले पहाड़ी जनपदों के, जहाँ पर लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, जो जनता के लिए या यात्रियों के लिए जो इस समय यात्रा कर रहे हैं उनके लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। जिला प्रशासनों को सीधे तौर पर सरकार की तरफ से निर्देश यहाँ पर दे दिए गए कि वो यात्राओं को, यानी जो 4 धाम की जो यात्रा है उस यात्रा को अपने अनुरूप, यानी जिस प्रकार का मौसम वहाँ पर इस समय देखने को मिलेगा उस मौसम के अनुरूप यात्रा को आगे संचालित करने का काम यहाँ पर करें। अगर तेज बारिश हो रही है तो फिर कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ही रोकने के निर्देश वहाँ पर दे दिए गए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का सामना उन लोगों को वहाँ पर न करना पड़े। जी बिल्कुल अभय, क्या स्कूलों को भी बंद करने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं?
जी बिल्कुल, भारी बारिश को देखते हुए ये कह सकते हैं कि देहरादून, चमोली और उत्तरकाशी 3 जगहों पर फिलहाल अभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। जो नैनीताल जनपद में भी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए, क्योंकि पिछले 24 घंटे से हल्की बारिश इन जगहों पर देखने को मिल रही। कुछ जगहों पर ये कह सकते हैं कि आकाश से बिजली चमकने की भी जो संभावना यहाँ पर जताई गई थी मौसम विभाग की तरफ से, वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद रखने का निर्णय यहाँ पर लिया गया, ताकि किसी भी प्रकार से बच्चों को या फिर जो पेरेंट्स हैं उनको परेशानियों का सामना यहाँ पर न करना पड़े, क्योंकि देहरादून में देर रात से लगातार बारिश यहाँ पर हो रही थी। अभी मौसम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बारिश से थोड़ी बहुत राहत जरूर यहाँ पर मिली है, लेकिन अभी भी मौसम बारिश का लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अभी भी हल्की बारिश देखने को मिल रही है। इसीलिए प्रशासन अपने जनपदों में मौसम के अनुकूल जो निर्णय हैं उन निर्णयों को लेने का काम वहाँ पर कर रहा है। इस समय कह सकते हैं कि आपका जो उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, आपका चमोली हो गया या फिर हरिद्वार हो गया, इन जनपदों में जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को नदी से दूर यानी जो सुरक्षित जो स्थान है वहां पर जाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि जो नदियों का बढ़ता हुआ जल स्तर है वो किसी भी प्रकार से खतरे के आम जनता के लिए खतरा ना यहाँ पर बन पाए, इसीलिए सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। चमोली में कह सकते हैं कि जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है, जो थराली का जो क्षेत्र है, वहां पर कल भी बारिश देखने को मिली थी और उस बारिश के चलते जो ये कह सकते हैं कि राहत बचाव के जो काम थे उसमें लगातार बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसीलिए अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो सुरक्षित जो स्थान है, ये कह सकते हैं कि जो सेंटर फॉर्म बनाए गए हैं जहाँ पर आपदा प्रभावितों को रुकने के लिए कहा गया, वहां पर जाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि किसी भी परेशानी से वो बचे रह सके। जी बिल्कुल। अब है अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, थराली में भी बादल फटा था, उसके बाद से बचाव कार्य जैसा कि आप बता रहे हैं, ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के लिए कितना बड़ा चैलेंज जो है उत्तराखंड वासियों के लिए हो सकता है या प्रशासन के लिए हो सकता है? देखिए, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि पहले ही उत्तराखंड में जो मानसून की जो बारिश थी वो अपना कहर यहाँ पर बरपा चुकी है। उत्तराखंड को कई ऐसे बड़े जख्म देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया, जो उत्तराखंड के लिए ये कह सकते हैं कि जल्द भरने वाले नहीं कहे जा सकते। जान माल का बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य को इस मानसून सीजन में अब तक यहाँ पर हो चुका है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया है, और उसके बाद जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन का फोरकास्ट जो जारी करा है, उसमें अभी भी हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर दिखाई गई है। यानी ज्यादा भारी बारिश की संभावना तो नहीं कही जा सकती, लेकिन जनता को फिर भी सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। खासतौर पर जो पहाड़ी जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये बारिश अपना कहर बरपाने का काम यहाँ पर कर रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो लगातार बारिश हो रही है वो वहां पर भूस्खलन और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं तो हो ही रही है। जो लगातार बारिश है उससे नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जो मैदानी क्षेत्रों में खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, और ये जिला प्रशासनों के लिए भी बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर से कह सकते हैं कि जो तटीय जो इलाके हैं वो जल भराव जैसी समस्याएं वहां पर देखने को मिल रही है। इसीलिए वहां से भी जनता को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज जो है वो होता जा रहा है। मॉनसून जो है अपना कहर पहले ही बरपा चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति में अब आने वाले दिनों के लिए भी प्रशासन और लोगों के लिए चैलेंज जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब है आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो लगातार भारी बारिश के चलते उत्तराखंड की स्थिति का बेहद जो है वो चिंताजनक है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो 27 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तेज बारिश को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी की तरफ से ये रिपोर्ट दिया गया है। तो उत्तराखंड में इस वक्त भारी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले थराली में बादल फटा था, जिसके बाद से रेस्क्यू कार्य जो है वो लगातार वहां पे जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश की संभावना जो है वो बताई जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंचायत चुनाव के बाद गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा हंगामा किए जाने की घटना अब राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको बता दें, बीजेपी ने कांग्रेस को इस मामले में घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी की नेत्री हनी पाठक ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया है। आपको बता दें, गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा लगातार हंगामा किए जाने को लेकर बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए ये काम किया गया। उन्होंने ये बात कहा है।
बीजेपी नेत्री हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने के लिए माहौल बिगाड़ रही है। हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गैरसैंण में हंगामा कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार ने पंचायत चुनाव में जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उनकी जांच के निर्देश दे दिए हैं। पहले जांच होगी फिर कार्रवाई होगी, जो निर्दोष होंगे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी का आरोप यह भी है कि कांग्रेस को अब अपने झूठ और अफवाहें फैलाने पर डर सताने लगा है, क्योंकि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये स्थिति आगामी राजनीतिक लड़ाई का भी आधार बनेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ कार्य जो है वो किया जाता है। तो एक बार फिर से विधानसभा सत्र हंगामे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है। हनी पाठक ने कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है कि वो आपस में एक बात करते हैं, युवराज और युवराज की माता श्री की ईवीएम का रोना कब शुरू करना है। पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे, फिर बैलेट पेपर से भी ये चुनाव हारे, नगर निकाय चुनाव में देखने को मिल गया। पंचायत चुनाव में क्यों नहीं यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष होते हुए इस चीज को उजागर कर रहे हैं कि जिस जिस जिले में उन्होंने चुनाव जीता है उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। देहरादून की सीट, देहरादून की हॉट सीट में निश्चित तौर पर उन्हीं के अध्यक्ष और उन्हीं के उपाध्यक्ष बने हैं, तो इस पर क्यों कांग्रेस एकदम मौन साधे हुई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि गैरसैंण भी अपने हित के लिए गए थे, अपने ऊपर से मुकदमा हटाने के लिए गए थे, उस पर भी वो बात करें। निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बात कही है कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन उसकी जांच भी बैठेगी। बिना जांच बैठे किस प्रकार से मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। इस तरीके से तो कोई भी आरोपी सरेआम देवभूमि उत्तराखंड का माहौल खराब करने के लिए आगे आ जाएगा। तो हर चीज की जांच के बाद निश्चित रूप से इस पर भी फैसला लिया जाएगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लगातार अभय कैंतुरा बने हुए हैं। अभय, एक बार फिर से विधानसभा सत्र हंगामे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने हनी पाठक ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है। देखिए, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो राजनीति है वो हर मुद्दे पर यहाँ पर गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब आने वाला जो समय है वो विधानसभा चुनाव का यहाँ पर कहा जा सकता है। इसलिए पहले से ही जो सियासी दल है वो इन सब चीज़ों को लेकर एक अपना बड़ा मुद्दा बनाने का काम यहाँ पर करता है। अभी जो मानसून सत्र आयोजित हुआ था गैरसैंण में, उस मानसून सत्र में 4 दिन की अवधि तय की गई थी, लेकिन 1.5 दिन में जिस तरीके से सत्र समाप्त हुआ तो विपक्षी दल उसको लेकर काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे थे। लेकिन अब सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो विपक्ष के जो हमले थे उनको नाकाम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यही वजह है कि अब कांग्रेस नेताओं के जो आरोप थे उन आरोपों के जवाब में भाजपा के नेता कांग्रेस पर ही ये कह सकता है कि सदन की जो कार्रवाई थी उसको ना चलने का आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। पहले दिन से ही ये कह सकते हैं कि भाजपा के नेता इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा अपने स्वार्थ की राजनीति करते हुए नजर आती है। पंचायत चुनावों में जिस कानून व्यवस्था का विषय कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा था, उस विषय पर पुलिस अपनी जांच यहां पर कर रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से उसकी जांच कुमाऊं के जो कमिश्नर हैं उनकी अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश वहां पर दे दिए गए थे। यानी जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं पहले उनकी जांच यहां पर की जाएगी। और उसमें कह सकते हैं कि चाहे वो कांग्रेस का नेता हो या फिर दूसरा व्यक्ति हो जिसके ऊपर कानून व्यवस्था को तोड़ने का, कानून व्यवस्था को भंग करने का आरोप लगा है, उसकी पुलिस की द्वारा पूरी जांच यहां पर की जाएगी और उसके बाद ही उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम यहां पर किया जाएगा। अगर कांग्रेस के नेता बिना किसी वजह का पुलिस की तरफ से उनको नोटिस देने का या उनको मुकदमे दर्ज करने का उनके ऊपर काम किया गया तो जांच में सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सत्र के बीच में कांग्रेस पार्टी के विधायकों का हंगामा देखने को मिला था, उसको लेकर बीजेपी इस समय खासी नाराज यहां पर दिख रही है और कांग्रेस के ऊपर जुबानी हमले करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मानसून सत्र जनता
जनता से जुड़े हुए विषयों को सदन के पटल पर उठाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसे में अगर सदन की कार्रवाई नहीं चलती है, प्रश्नकाल नहीं चलता, तो जो जनता से जुड़े हुए जो विषय होते हैं, जनता की जुड़ी जो समस्याएं होती है, वो सदन के पटल पर नहीं आ पाती है, सरकार उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती है। तो ऐसे में जो सारी चीजें चली है, सत्र नहीं चल पाया, उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, ये सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर चल रही है, वो सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिनों में 2027 का विधानसभा चुनाव यहाँ पर होना है। इसलिए उस विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही अपनी जो राजनीतिक जो भूमि है उसको मजबूत करने का काम इस समय बीजेपी और कांग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आपने बताया कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जिस तरीके से लगातार विधानसभा सत्र को हंगामेदार बनाया गया, कांग्रेस की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए, चाहे वो पंचायत से जुड़ा मुद्दा हो या और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो सोशल चीजों से जुड़े थे। लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, इन मुद्दों के जरिए क्या 2027 के रण को साधने की कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टियां? जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से तो अब ये कह सकते हैं कि जो आक्रामक रवैया है वो इस बात का प्रमाण है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता एकजुट होते नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ जुबानी जो लड़ाई है, जुबानी जो हमले हैं, वो तेज करने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। और अब जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि बीजेपी भी पलटवार कर रही है, बीजेपी के नेता जिस तरीके से कांग्रेस को घेरने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो उससे समझा जा सकता है कि 27 के लिए जो अब ये कह सकते हैं कि सिर्फ 1.5 वर्ष का समय कुल यहाँ पर बचा है, उससे पहले ही अपनी तैयारी पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि किस दौर पर ये कह सकते हैं कि किस रणनीति के तहत यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि 27 में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि दोनों ही दल अपने अपनी सरकारों को वापस सत्ता पर लाना चाहते हैं। बीजेपी पुनः सत्ता पर आना चाहती है, जीत की हैट्रिक पूरी करना चाहती है, जबकि कांग्रेस सीधे तौर पर राज्य का जो मिथक है उस मिथक को पुनः यहाँ पर तोड़ना चाहती है कि एक बार किसी दल की सरकार है तो दूसरी बार किसी दल की सरकार यहाँ पर होगी। और जिस तरीके से प्रदेश में ये कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जो विपक्षी दल जुबानी हमला बोल रहे हैं, तो उसको स्पष्ट हो जाता है कि 27 की जो जंग है वो अब उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। इसीलिए हर विषय को लेकर विपक्ष और पक्ष दोनों ही आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है, इससे साफ नजर आ रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी जिले के हर्षल घाटी में रविवार शाम को एक बार फिर संकट गहरा गया। आपको बता दें, जब भारी बारिश के बाद तेलगाड़ नदी उफान पर आती है, नदी में अचानक पानी बढ़ जाता है और मलबा जो है वो पूरी तरह से ऊपर हो जाता है और जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में जो है वो दहशत फैल गया है। खासकर बड़े बड़े बोल्डर और भारी मलबा भागीरथी नदी तक पहुंच गया है, जिससे उसका प्रवाह जो है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और झील बनने की आशंका जो है वो बढ़ गई है। आपको बता दें, प्रशासन ने एहतियातन हर्षल बाजार, GMVN गेस्ट हाउस, पुलिस थाना सहित नदी के किनारे सभी वाहनों को खाली करा दिया है। तेज बारिश का असर जो है इतना गंभीर था कि गंगोत्री हाईवे तक नदी का रौद्र रूप पहुंच गया। आर्मी कैंप को भी अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें, धराली क्षेत्र में लगातार खीर गंगा का मलबा बह रहा है और वहीं तेलगाड़ से आ रहे बोल्डर हालात को और भी ज्यादा भयावह बना रहे हैं। प्रशासन और सेना की टीमें जो है वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो एक बार फिर से हर्षल घाटी में अफरा तफरी मच गई है। बोल्डरों और मलबे से भागीरथी का प्रवाह जो है वो पूरी तरह से रुक गया है। आपको बता दें, बाजार और आसपास के भवन जो है पूरी तरह से खाली करा दिए गए हैं। कई होटल्स हैं जिन्हें खाली करा दिया गया है। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आ गया, देखो यहीं तक ये पत्थर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड सरकार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के कई खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी। आपको बता दें, खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी दी और परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस तरह का भी स्टेटमेंट जो है रेखा आर्या की तरफ से दिया गया।
उन्होंने कहा जिसमें 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 11.69 करोड़ रुपए की नगद इनाम राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले 432 खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के पदक जीतने वाले राज्य के 27 खिलाड़ियों को भी इसका इनाम राशि दी जाएगी। आपको बता दें इस दिन कुल लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 14 से 23 वर्ष के बीच 2199 चयनित खिलाड़ियों को 3.5 यानी लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी जाएगी। सरकार का ये कदम खिलाड़ियों को प्रेरित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डोईवाला से है, जहां आजाद हिंद फौज के प्रथम शहीद अमर शहीद मेजर दुर्गा मल जी की 81वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें मेजर दुर्गा मल का जन्म 1 जुलाई 1913 को डोईवाला क्षेत्र के ग्राम घीसरपड़ी खत्ते में हुआ था। उन्होंने अपने अदम्य साहस और बलिदान से देश को आजादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समूचे क्षेत्र को गौरव प्रदान कराया। बलिदान दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिसर, डोईवाला चौक बाजार और शहीद दुर्गा मल डिग्री कॉलेज में विधिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्थानीय नागरिक, छात्र, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होकर देशभक्ति और बलिदान की भावना को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको बता दें ये आयोजन शहीद की स्मृति को सजीव रखने और युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य करेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस ने पूर्व ग्राम प्रधान श्याम सिंह की हत्या का खुलासा करते हुए 2 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत 21 अगस्त को काशीपुर क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान काव्य शर्मा, राघव मिश्रा उर्फ निखिल के रूप में हुई है। पूछताछ में काव्य शर्मा ने स्वीकार किया कि आपसी रंजिश के चलते उसने श्याम सिंह की हत्या की थी। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है। काव्य का भाई कार्तिक दोहरे हत्याकांड में जेल में भी बंद है, जबकि उसका मामा प्रदीप शर्मा भी हत्या के प्रयास में जेल जा चुका है। एसएसपी ने कहा कि अपराधियों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है। पुलिस की सख्त कार्रवाई क्षेत्र में अपराधियों में डर और जनता में भरोसा बढ़ा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां चकराता रोड स्थित माउंट क्राफ्ट के गोदाम में रविवार अचानक आग लग गई। गोदाम में बड़ी मात्रा में कपड़े, थान और लकड़ी का सामान पड़ा हुआ था। आग लगते ही आसपास के इलाकों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर यूनिट को दी। सूचना मिलते ही 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और दोनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। फायर यूनिट की तेज कार्रवाई से दूसरी मंजिल पर बने कपड़ों के गोदाम और नीचे के 3 दुकानों तक आग जो है वो फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से जो है वो बच गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।